हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करिकुलम स्टडीज यूनिट 5 का ए सेक्शन। ठीक है, जिसमें हम फाउंडेशंस के बारे में बात करेंगे। जो भी हमारी करिकुलम प्लानिंग होती है उसके कुछ फाउंडेशन होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बेंचमार्किंग क्या होती है, क्या जो भी हमारी स्टैट्यूटरीज बॉडीज हैं उनका करिकुलम डेवलपमेंट में क्या रोल होता है, उन सब के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके इससे पहले के जो टॉपिक है आपके ए सेक्शन में, ठीक है, जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हमारा करिकुलम स्टडीज यूनिट 5 ए चल रहा है। ठीक है, इसके कुछ और जो टॉपिक हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आपके जाके देख सकते हो। तो आज यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले बेंचमार्किंग की। देखो, बेंचमार्किंग क्या होता है, ठीक है। बेंचमार्किंग का मतलब क्या है, ये इट इज अ टूल फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड और बोथ विद दोज ऑफ इट्स पेयर। ठीक है, देखो बेंचमार्किंग क्या है, एक हमने बेंच मार्क सेट, मतलब बेंचमार्क क्या काम करता है, एक टूल की तरह काम करता है जो हमारी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करता है। ओवरऑल देखा जाए बेंचमार्किंग का हम यूज इसीलिए करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए, न्यू प्रैक्टिसेस जो भी है जो हमारे लिए इफेक्टिव हो सकती हैं, ठीक है, उसको अडॉप्ट करने के लिए हम बेंचमार्किंग का यूज करते हैं, जिसमें एक पेयर को या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। सपोज करो कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो पहले मतलब उसकी ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी ए है, ठीक है, उसके कस्टमर जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, उसी जगह पे जो एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी जो कंपनी है बी, उसकी जो कस्टमर है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि क्या इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम करता है वो, यहाँ पे जो बेंचमार्किंग होता है ना, एक स्ट्रैटेजी की तरह काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, स्कूल्स के लिए। जो बेंचमार्किंग है ये एक स्ट्रैटेजी की तरह काम करता है, वो उसे एक स्ट्रैटेजी की तरह यूज करते हैं। ठीक है, द स्ट्रैटेजी ऑफ बेंचमार्किंग इज इंपॉर्टेंट बोथ कंसेप्चुअली एंड प्रैक्टिकली, दोनों तरीके से ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर इंप्रूविंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस एज वेल एज इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स एट कॉलेज एंड इन यूनिवर्सिटी। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से देखें या फिर इंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। बेंचमार्किंग दोनों ही जगह यहाँ पे ये एक स्ट्रैटेजी की तरह काम करता है। जो गोल होता है बेंचमार्किंग का, उसका गोल क्या होता है कि खुद की मतलब अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर पाना, ठीक है, खुद की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाना। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर मेजरिंग द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ इंटरनल एक्टिविटीज एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई वेयर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट में रिसाइड। और ये देख पाना कि कहाँ पे मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, उसको उन अपॉर्चुनिटीज का कैसे हम यूज करके खुद की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए। बेंचमार्किंग विद एप्रोप्रिएट पार्टनर्स एट नेशनल or international level enables the university to compare and evaluate its performance. In doing so, monitor the standard, compare good practice and making quality improvement। मतलब जो benchmarking है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, सभी जगह देखी जा सकती है। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को जो यूनिवर्सिटी होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है। कुछ मॉनिटर्स, मतलब उनकी जो उनकी जो परफॉर्मेंस होते हैं उनके मॉनिटर, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, उसके साथ उनको मॉनिटर किया जाता है, उनकी प्रैक्टिसेस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो भी क्वालिटी, जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है वो सारे इंप्रूवमेंट वहां पे सजेस्ट किए जाते हैं। ठीक, तो एक स्टेटमेंट आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो बेंचमार्किंग के लिए, इंप्रूविंग अवर सेल्फ बाय लर्निंग फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं बाय लर्निंग फ्रॉम द अदर्स। हम दूसरों से सीख कर खुद को लर्न करने की यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, बेंचमार्किंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाइंग, कंटिन्यूअसली हम खुद को मतलब जब भी हमारी परफॉर्मेंस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अडेप्ट करते हैं आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस फाउंड इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इनसाइड और आउटसाइड जो भी
प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ठीक है, उनके उनमें जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उनको हम अडॉप्ट करते हैं। उसके अलावा अपनी जो भी परफॉर्मेंस है उसको उसमें उसको कंटिन्यूअसली हम क्या करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई, उसमें जो भी कमियां इंप्रूवमेंट की जहां जहां पे जरूरत है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बेंचमार्किंग ओवरऑल देखा जाए एक ऑनगोइंग सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिससे क्या किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्रोसेस को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, सो दैट वहां पे क्या हो पाए, उनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ पाए, ठीक है। तो बेंचमार्किंग ओवरऑल देखा जाए तो एक क्या है, क्वालिटी, एक जो बेंचमार्किंग है, ठीक है, वो एक टूल है या फिर एक स्ट्रैटेजी बोला जा सकता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने वर्क प्लेस पे यूज करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो बेंचमार्किंग क्या है, इम्प्रूविंग अवर सेल्फ बाय लर्निंग फ्रॉम अदर। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं, हायर एजुकेशन क्लब आर देन रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिटन रिपोर्ट। देखो जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज होती है, वहां पे नैक की टीम आती है, तो वो क्या करती है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करती है, ठीक है, एक बेंचमार्क मतलब एक स्टैंडर्ड के साथ। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं, आपकी बेंचमार्किंग में आती है। रिटन रिपोर्ट अलोंग with the supporting data from the university existing documentation which highlight any perceived strength or weakness as regard the assessment process. The assessors award score on the basis of the strength thus identified. The report detailing acknowledged strength and areas for improvement are provided to each member. देखो जब नैक की टीम आती है यूनिवर्सिटी में, तो वो क्या देखती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक करती है, ठीक है, एक मतलब स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करती है, ठीक है, कंपेयर करने के बाद हर उसको हर एक जो भी उसका वर्क होता है, ठीक है, उस पे क्या करती है, उसको ग्रेडिंग देती है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ पे, इसकी इंप्रूवमेंट पे, सॉरी स्ट्रेंथ पे, उसकी वीकनेस पे, जो भी है उसको वहां पे वो ग्रेडिंग देती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती है, आपकी बेंचमार्किंग में आती है। क्लियर है? आई होप ये बेंचमार्किंग आपको समझ में आ गई होगी। तो बेंचमार्किंग क्या है, इट इज अ टूल फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस या फिर स्टैंडर्ड्स अपने पीयर्स के साथ या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग की अगर बात करते हैं, देखो कई तरीके की बेंचमार्किंग होती है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग होती है, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग होती है, और प्रोसेस। इसका आप सिर्फ नाम याद कर सकते हो, ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ आप नाम याद रखोगे, आपको ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है। तो बेंचमार्किंग के टाइप्स की अगर बात करें तो स्ट्रैटेजिक, परफॉर्मेंस, प्रोसेस, 3 टाइप्स की बेंचमार्किंग हो गई। अब अप्रोचेस भी आती हैं इसमें, जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी देख लो, मैंने यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। इंटरनल अप्रोच होती है, कॉम्पिटेटिव अप्रोच होती है, एक्सटर्नल अप्रोच होती है, फंक्शनल अप्रोच होती है, और जेनरिक अप्रोच होती है, ठीक है। देयर आर द 5 अप्रोचेस इन बेंचमार्किंग, दैट इज इंटरनल, कॉम्पिटेटिव, एक्सटर्नल, फंक्शनल एंड जेनरिक। अगर हम टाइप्स की बात करें तो स्ट्रैटेजिक हो गया, फर्स्ट वन इज स्ट्रैटेजिक, सेकेंड वन इज परफॉर्मेंस, एंड थर्ड वन इज प्रोसेस। क्लियर है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग में, टाइप्स हमने देख ली। बेंचमार्किंग एज अ प्रोसेस इज बोथ कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन टर्म्स ऑफ व्हाट टाइप एंड फॉर व्हाट पर्पस इट कैन बी यूज। बेंचमार्किंग में मतलब किस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। पहले जब अगर पास्ट की बात करें, इट वाज कॉमनली यूज फॉर द इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च इन्फॉर्म्ड process is gaining momentum in the higher education sectors and add rigors to decision making processes at institutional level. देखो, the university employs number of different types of benchmarking to support its goals of continuous improvement. कई सारे होते हैं, जैसे इसमें आ गया स्ट्रैटेजिक आ गया, परफॉर्मेंस आ गया, प्रोसेस हो गया, कई सारी क्राइटेरिया होती हैं जिसके बेसिस पे जो भी नैक की टीम्स आती हैं उनको ग्रेडिंग देती हैं। तो इसी की बात हो रही है। जैसे स्ट्रैटेजिक की अगर हम बात करें तो उसमें आता है, मैनेजर क्या करता है, यूज करता है दिस टाइप ऑफ बेंचमार्किंग टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू कम्पीट इन द मार्केट। मतलब वो क्या करता है, ऐसी एक स्ट्रैटेजी की खोज करता है, स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करता है। जैसे वो जैसे कंपनी ए है, ठीक है, कंपनी बी है, ठीक, इसके कस्टमर्स ज्यादा हैं, ठीक है, इसके कस्टमर्स कम है, तो इसको एक ऐसी स्ट्रैटेजी का यूज करना पड़ेगा इसको compete करने के लिए। तो ये किसमें आता है, आपका स्ट्रैटेजिक में आता है। देन आता है आपका परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग डिटरमाइन हाउ स्ट्रॉन्ग अवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर कंपेयर टू अवर कॉम्पिटिशन। मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी जो हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी ज्यादा अच्छी है अगर हम कंपेयर करें
दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ, दूसरी कंपनी की सर्विसेज के साथ। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात आती है। अगर हम बच्चों में बात करें, पीयर्स में बात करें, तो एक बच्चा की मार्क्स आते हैं, जैसे उनकी मार्क्स को देखते हैं, ठीक है, जिसके अगर 90% आ गए तो उसको क्या मिलेगा, ए ग्रेडिंग मिलेगा। 80% आ रहे हैं तो उसको क्या मिलेगा, सॉरी A+ मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक। तो उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर, यहाँ पे परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, ठीक है। देन आता है आपका प्रोसेस। इट रिक्वायर टू लुक एट अदर कंपनीज दैट इंगेज इन सिमिलर एक्टिविटीज एंड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट कैन बी अप्लाइड टू योर ओन प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैम। इसमें हम क्या करेंगे, अपनी फील्ड से, ठीक है, जो भी हमारी फील्ड है, ठीक है, एजुकेशन की फील्ड है, तो जितने भी स्कूल्स होंगे, ठीक है, इंटर स्कूल जितने भी होंगे, उनमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज किया जा रहा है, कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही है, उन सबको हम आइडेंटिफाई करेंगे और इन सब के कॉम्बिनेशन से अपने लिए एक नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, जिससे हमारे स्कूल की जो एजुकेशन है वो और अच्छी हो पाए, वहां की जो स्कूल में जो प्रैक्टिसेस हैं वो और अच्छी से इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है, और अच्छे से उसको इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। तो ये थी टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग, जिसमें स्ट्रैटेजिक जो मैनेजर यूज करता है किसी मार्केट में किसी अदर कंपनी के साथ compete करने के लिए, परफॉर्मेंस वो खुद के मतलब खुद के प्रोडक्ट को दूसरे के साथ कंपेयर करने की कोशिश करता है वहां पे, ठीक है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। प्रोसेस की बात करें, वो कई सारी कंपनीज को देखता है, ऑर्गेनाइजेशन को, अब सेम एक्टिविटीज जो कर रही हूँ, ठीक है, सेम प्रोडक्ट जो बना रही हूँ, उनको देखता है। उसके बाद वहां से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं उसको अडॉप्ट करके अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, ठीक है जी। ये हो गया आपका बेंचमार्किंग, बहुत छोटा सा है टॉपिक, ठीक है, बस एक बार आपको देखना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं चलाना। बेंचमार्किंग सबको पता है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है और हो जाएगा, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी आपको जब ये यूनिट 5 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2012 से लेके 2022 तक जितने भी आपके करिकुलम में यूनिट 5 में जितने भी क्वेश्चन PYQs आए हुए हैं, वो एक सेशन मतलब एक जगह पे मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। बात करते हैं फाउंडेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग, 3 फाउंडेशंस होते हैं, ठीक है। फिलोसफिकल बेसिस, जहां पे आपके नेशनल और डेमोक्रेटिक आते हैं, ठीक है, की बात होती है। सोशोलॉजिकल बेसिस, जहाँ पे सोसाइटी की रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जाती है, सोशल कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जाती है। साइकोलॉजिकल की बात करें तो यहाँ पे लर्नर्स की नीड और इंटरेस्ट के बारे में बात की जाती है, ठीक है। इसको 1 बाय 1 हम देखेंगे। इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ की पॉइंट को पकड़ना है, रटना नहीं है, ठीक है। की पॉइंट को पकड़ो, फिलोसफिकल में क्या आएगा, सोशोलॉजिकल में क्या आएगा, साइकोलॉजिकल में क्या आएगा, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, ठीक है, उसमें मैं इसके क्वेश्चंस को डालूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम की अगर हम बात करते हैं, एट द फाउंडेशन ऑफ एवरी करिकुलम there is an educational philosophy of people directly involved in the process of curriculum development। मतलब कोई भी करिकुलम को जब फाउंडेशन होती है तो वहां पे फिलोसफिकल जो एजुकेशनल फिलोसफी होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिलोसफिकल जो बेस होता है वो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका। फिलोसफी इज द एंड एंड एजुकेशन इज द मीन्स। फिलोसफी क्या है, एंड है, और एजुकेशन इज द मीन्स टू अचीव दैट एंड, ठीक है। एजुकेशन से उस एंड को हम अचीव कर पाते हैं। फिलोसफी डिटरमाइन द गोल ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन ट्राइज टू अचीव दैट गोल। फिलोसफी हमारी लाइफ के गोल्स को डिटरमाइन करती है और थ्रू एजुकेशन हम उसको अचीव कर पाते हैं। द कंटेंट ऑफ करिकुलम चेंज टू सूट द प्रेवलेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल वेज ऑफ थिंकिंग। क्लियर है। सो करिकुलम इज पॉजिटिवली, जो करिकुलम है जो पॉजिटिवली कोरिलेट करता है विद द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी और इनकलकेट करता है उनके अंदर नेशनल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को। फिलोसफी प्रोवाइड करती है करिकुलम स्पेशलिस्ट को विद अ फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉड इश्यूज एंड टास्क इन जनरल विद व्हाट एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज टू स्ट्रेस इन अ स्कूल। मतलब फिलोसफी एक तरीके का करिकुलम स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करता है कि कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, जो जनरल एक्टिविटीज हैं जो स्कूल्स में, जिन पे स्कूल को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। देन आता है आपका सोशियोलॉजिकल, जो यहाँ पे सोसाइटी के बारे में बात करता है। सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस द स्कूल करिकुलम
करिकुलम एम्फेसिस सोशियो कल्चर रिकंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे बात होती है। आप इसको कीवर्ड से ऐसे ही ध्यान रख सकते हो, सोशियो कल्चर रिकंस्ट्रक्शन। सोशियोलॉजिकल कंसिडरेशन इन्फ्लुएंसेस करिकुलम development in the following ways, in a distinct ways. It provide a way for carrying out change, मतलब चिल्ड्रन की नीड, मतलब जो भी चेंजेस होते हैं इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट एज पर नीड एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी। मतलब यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करेंगे, जो भी करिकुलम में चेंजेस करेंगे, वो एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी या फिर नेशन, मतलब जैसी सोसाइटी की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस होंगे। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक और जो नेशनल वैल्यूज होती ये वो यहाँ पे इनकलकेट होती है। यहाँ पे फिलोसफी क्या करती है, हमारी लाइफ की गोल को डिटरमाइन करती है, और एजुकेशन एक तरीका होता है उसको अचीव करने का। फिलोसफी इज द एंड एंड एजुकेशन इज द मीन्स टू अचीव दैट एंड। क्लियर है? डिफरेंस समझिएगा इसमें। सोशियोलॉजिकल की बारे में बात करें, जो भी सोसाइटी होती है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे स्कूल के करिकुलम को इफेक्ट करती है। ठीक है, जो करिकुलम है वो एम्फेसाइज करता है रिकंस्ट्रक्शन, जो सोशियो कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन, उस पे ज्यादा जोर देता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी वेज, जो भी करिकुलम है, ठीक है, जो वो किसके बेसिस पे होते हैं, एज पर द डिमांड ऑफ द सोसाइटी या फिर नेशन। ठीक है, यहाँ पे टू मेक एजुकेशन एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंजेस एंड प्रोग्रेस, मतलब यहाँ पे जो एजुकेशन है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, जिससे हम सोसाइटी में अपने चेंज ला पाए, सोसाइटी में प्रोग्रेस ला पाए। ठीक है, टू प्रिजर्व द कल्चर एंड ट्रांसमिट इट टू द यंग चिल्ड्रन। अगर एजुकेशन के थ्रू हमें यहाँ पे क्या करना होता है, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना और एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन को ट्रांसमिट कर पाए उसको। ठीक है, प्रिपेयर करना लर्नर को फ्यूचर आगे की सोसाइटी के लिए, ठीक है, आगे के लिए, नेशंस के लिए। दस सोशोलॉजिकल कंसिडरेशन प्रोवाइड नेसेसरी गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग यूजफुल करिकुलम फॉर द बेटरमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। देखो, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जो भी चीजें सोसाइटी की बेनिफिट्स के लिए हो, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हो, सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए हो, ठीक है, वो किस में आती है, आपकी सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, और यहाँ पे एजुकेशन को हम क्या करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस एंड को अचीव करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेटिक और नेशनल वैल्यूज को इनकलकेट किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे जो भी करिकुलम यहाँ पे जो होते हैं वो करिकुलम स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एजुकेशन एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, और थ्रू एजुकेशन हम अपने कल्चर को ट्रांसमिट कर पाए, सो दैट वो ट्रांसमिट हो पाए, हमारे यंग चिल्ड्रंस को प्रिपेयर कर पाए, जो भी लर्नर्स हैं फ्यूचर की सोसाइटी में। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो लर्नर्स को प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, फ्यूचर सोसाइटी के लिए लर्नर्स को प्रिपेयर कर पाए कि वो प्रिजर्व करे, लर्नर्स ये सीख पाए कि अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो ये आता है आपका सोशियोलॉजिकल बेसिस में, मतलब सोसाइटी पे फोकस करता है। देन आता है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, जो लर्नर्स की नीड पे फोकस करता है। ठीक है, ये किस पे फोकस करेगा, लर्नर्स की नीड पे। बच्चा यहाँ पे सेंटर में होता है। ठीक है, जो भी एजुकेशनल प्रोसेस होती है वो किसके सेंटर में होती है, बच्चा है, बच्चे को सेंटर में रख के सारी एजुकेशनल प्रोसेस यहाँ पे देखी जाती है। जो भी प्रैक्टिसेस होंगी वहां पे बच्चा केंद्र में होगा। एजुकेशन इज फॉर चाइल्ड। ठीक है, एजुकेशन इज फॉर, जो एजुकेशन वो बच्चे के लिए है यहाँ पे। तो ये किस में आता है, साइकोलॉजिकल बेसिस में आता है। और चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। जो भी एजुकेशनल प्रोसेस हो रही है वहां पे जो बच्चा है वो केंद्र में है। ठीक है, थ्रू एजुकेशन एफर्ट्स आर मेड फॉर ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। एजुकेशन के थ्रू कई सारे जो डिजायरेबल चेंजेस होते हैं, जो एक बच्चे के अंदर हम चाहते हैं उसके अंदर वो सारे चेंजेस आए, वो एजुकेशन के थ्रू उसमें हम वो चेंजेस ला सकते हैं। साइकोलॉजी एक साइंस ऑफ बिहेवियर है, इज लिंक्ड विद द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन, जिसको हमने यूज किया है एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए। इट हेल्प्स करिकुलम डेवलपर इन डिसाइडिंग व्हाट कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैन बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। साइकोलॉजिकल बेसिस क्या करता है, डिसाइड करता है किस टाइप का करिकुलम है, किस टाइप का कंटेंट है जो बच्चे को हम दें, जिससे मतलब उस किस टाइप का कंटेंट या फिर किस टाइप के लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, करिकुलम में।
ठीक है, जो जिसमें बच्चा केंद्र में हो। इट प्रोवाइड बेसिस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक बेस प्रोवाइड करता है करिकुलम डेवलपमेंट में इन सच अ वे दैट करिकुलम कुड बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर ग्रेड एंड देयर नीड्स, ठीक है। मतलब ये साइकोलॉजिकल बेस ऑफ जो करिकुलम बेसिस ऑफ करिकुलम है वो हेल्प करता है करिकुलम डेवलपमेंट में कुछ इस तरीके से कि कैसे पर्टिकुलर ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग करिकुलम को डेवलप करना चाहिए। अगर बच्चा 6 क्लास में है तो उसका जो करिकुलम मतलब जो करिकुलम हो वो दूसरा हो, ठीक है। मतलब बच्चे की ग्रेड और उनकी नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम डेवलप करना चाहिए। द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस द प्लान एंड डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में भी यहाँ पे बात होती है, ठीक है। सो द करिकुलम शुड हैव इनफ वेराइटी एंड इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स पे होगा, इंडिविजुअल्स की नीड के अकॉर्डिंग होगा, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होगा, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी तो आ ही जाएगी, वेराइटीज आ जाएंगी, ठीक है। इलास्टिसिटी तो अलाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस नीड एंड इंटरेस्ट। सो वी कैन कंक्लूड दैट द करिकुलम डेवलपमेंट इज गाइडेड बाय आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय, मतलब जो करिकुलम डेवलपमेंट है किन किन लोगों के आइडियाज पे बना है। जीन पियाजे हो गए, ठीक है, एरिक्सन हो गए, ब्रूनर हो गए, ठीक है। टाइम टू टाइम इन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं जिसने करिकुलम डेवलपमेंट में काफी हेल्प की है। हेंस द करिकुलम डेवलपमेंट हैज सफिशिएंट साइकोलॉजिकल बेसिस। तो ये था आपका साइकोलॉजिकल बेसिस, ठीक है। देखो 3 फाउंडेशन है आपके करिकुलम प्लानिंग के, जिसमें फिलोसफिकल बेसिस आता है, जिसमें एजुकेशन एक मीन्स की तरह काम करता है किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी एंड को अचीव करने के लिए, नेशनल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इनकलकेट करता है, ठीक है। सोशियोलॉजिकल बेसिस की अगर बात करें तो ये सोशल कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता है, मतलब सोसाइटी की जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, सोसाइटी को की प्रोग्रेस में हेल्पफुल हो, ठीक है। तो मतलब कैसे बच्चा अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाए, ठीक है, जिससे वो ट्रांसमिट हो पाए यंग वंस को, ठीक है। और कैसे वो लर्नर्स को प्रिपेयर करना है फॉर द फ्यूचर सोसाइटी। तो ये सारी किसमें आती है, आपकी सोशियोलॉजिकल बेसिस में आते हैं। साइकोलॉजिकल में बात करें, यहाँ जहाँ बच्चे की नीड के, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे करिकुलम डेवलप होता है, बच्चा यहाँ पे केंद्र में होता है, ठीक है। तो ये है आपकी 3 फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम प्लानिंग। आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की, बेंचमार्किंग। देखो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात की हमने, बेंचमार्किंग, ठीक है। बेंचमार्किंग क्या है, ये एक टूल है, ठीक है। ये क्या है, एक टूल है या फिर स्ट्रैटेजी बोल दो इसे, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर इम्प्रूव, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। बाय खुद को इम्प्रूव करते हैं दूसरों से सीख करके, ठीक है, खुद की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। बेंचमार्किंग के 3 टाइप्स के बारे में बात की थी, स्ट्रैटेजिक हो गई, आपकी परफॉर्मेंस हो गई, प्रोसेसेस हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी फाउंडेशन, जो है आपकी फाउंडेशन फिलोसफिकल बेसिस, सोशियोलॉजिकल बेसिस और साइकोलॉजिकल बेसिस, ठीक है। ये बेसिस है, यहाँ पे सही कर लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे जो आपका रोल था, ठीक है। यूजीसी का क्या रोल है आपका करिकुलम डेवलपमेंट में, और एनसीटी का क्या रोल है आपका करिकुलम डेवलपमेंट में। ये सब आपने पहले से पढ़ भी रखा होगा, ये फैक्चुअल चीजें हैं, याद रहेंगी आप लोगों को, याद होंगी जहां तक। जो यूजीसी है, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, कब फॉर्म हुआ था, 1945 में। इसमें आपको लर्न ही करना पड़ेगा। प्रपोज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, प्रपोज कब किया गया था, दैट इज इनटू द 1947। इन अगस्त 1949 रिकमेंडेशन वाज मेड टू कॉन्स्टिट्यूट द यूजीसी बाय यूनिवर्सिटी, किसने रिकमेंड किया था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 एंड 49। जिसपे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जिसपे अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपको लर्न करना है, ठीक है। इन 1952 गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट ऑल ग्रांट गिवन टू द यूनिवर्सिटी, 1952 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो भी ग्रांट दिया जा रहा है यूनिवर्सिटीज को शुड बी हैंडल बाय द यूजीसी, ठीक है। इन 1952 में डिसाइड हुआ, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक अलग से कमीशन, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कमीशन है वो हैंडल करेगी जितने भी ग्रांट्स हम लोग यूनिवर्सिटीज को दिए जा रहे हैं। यूजीसी इनोग्रेट किसने किया था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 28 दिसंबर 1952 में। क्लियर है।
और ये एक स्टैचुरी क्वेश्चन आता है आपका कि कई सारे आपको ऑप्शन दे देगा, एनसीटी हो गया आपका, यूजीसी हो गया है ना, और एआईसीटी हो गया, ठीक है, कई सारे आपको ऑप्शंस दे देगा और पूछेगा कि इसमें स्टैचुरी बॉडी कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस पीवाईक्यू जब आप देखोगे तो वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या है, स्टैचुरी बॉडी है, कब बनी थी, 1956 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्म कब हुआ था, 1945 में। स्टैचुरी बॉडी कब बना था, 1956 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे समझ का काम नहीं चलेगा, यहाँ पे याद ही करना पड़ेगा। करिकुलम डेवलपमेंट में अगर इसकी बात करें, दिस करिकुलम डेवलपमेंट स्कीम वाज इनिशिएटेड बाय यूजीसी इन ये जो करिकुलम डेवलपमेंट थी वो किसने इनिशिएट किया था इसके बारे में, यूजीसी ने, इन 1986 with a view review the existing syllabi at various level। ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग सिलेबस हैं वेरियस लेवल पे उसका रिव्यू फिर से उसको देखना, सजेस्ट मेजर फॉर मॉडर्नाइजिंग कोर्सेज एंड रीस्ट्रक्चरिंग देम इनटू द यूनिट कोर्सेज एंड डेवलप अल्टरनेटिव मॉडल विद द एम्फेसिस ऑन लर्निंग। तो ये बात किसने की थी, यूजीसी ने की थी, ठीक। क्या रोल था यूजीसी का करिकुलम डेवलपमेंट में, स्टेप्स टेकन बाय द यूजीसी टू अपडेट द एजुकेशन सिस्टम आर एजुकेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, जिसमें एजुकेशन एज अ प्रोफेशनल प्रिपरेशन फॉर सर्विस, जो द कमिटी रिटेन 2 लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, 2 लेवल ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की गई थी, जिसमें अंडर ग्रेजुएट आता है और एक आता है पोस्ट ग्रेजुएट, यूजी और पीजी जो बात करते हैं, ठीक है, वो आता है। सजेशन टू इंटीग्रेट कोर्स विद यूजी एंड पीजी कोर्सेज इन अदर डिसिप्लिन्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट शुड बी ऑफर टू द स्टूडेंट एट बोथ यूजी एंड पीजी लेवल, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी देने की बात की गई थी। प्रोफेशनल स्टडीज की बात की गई एजुकेशन में, जहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ आपका बीएड का, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन जो आप लोगों ने किया ही होगा। प्रोग्राम फॉर प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव सेकेंडरी स्कूल टीचर, ठीक है, बीएड क्यों हुआ कि ये एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है जो टीचर्स को, सेकेंडरी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए दिया गया। एम क्या था बीएड प्रोग्राम का, इज टू ट्रेन अ टीचर हु कैन प्ले मल्टीपल रोल्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, ठीक है। बीएड प्रोग्राम मस्ट फोकस ऑन द फंक्शंस ऑफ द टीचर इन स्कूल्स, ठीक। ये रोल था आपका यूजीसी का इन करिकुलम डेवलपमेंट। फिर बात की गई, ये तो यूजी के बारे में बात होगी, ठीक है, बीएड वाला आपका यूजी में था। फिर पोस्ट ग्रेजुएट में क्या था आपका, मास्टर ऑफ एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर स्पेशलिस्ट, यहाँ पे क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म करिकुलम, ऑल द यूनिवर्सिटी शुड हैव 70%, ये डेटा आप याद कर सकते हो, यूनिफॉर्मिटी इन द करिकुलम फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, सीबीसीएस शुड बी अडेप्टेड बाय ऑल यूनिवर्सिटीज, undergraduate courses should have 70% content from the UGC curriculum, while the 30% जो curriculum होगा वो university can be formed, ठीक है। The UGC has suggested that curriculum of every academic department should be reviewed once in a 3 years, ठीक है, ये आप डेटा याद कर सकते हो, once in a 3 years, ठीक है। रिव्यूड शुड बी रिव्यू देखा ऐसे रिव्यू करना चाहिए 3 साल में एक बार, ठीक। अब बात करते हैं जो आपका एनसीटी का क्या रोल था करिकुलम डेवलपमेंट में। देखो रोल ऑफ एनसीटी करिकुलम, रीओरिएंटेशन ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, कीवर्ड्स है खाली इसको ध्यान रखिए। रीओरिएंटेशन की यहाँ पे बात की गई, वाइटलाइजेशन की बात की, जो भी प्रोफेशनल स्टडीज है उनके वाइटलाइजेशन के बारे में बात की, इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है इन द मेथड ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल कोर्सेज, जो भी स्पेशल कोर्सेज होते हैं उनके बारे में बात की गई, रिवाइज करने की बात की गई, ठीक है, रिवीजन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ करिकुला, क्वालिटी कंट्रोल इन टीचर एजुकेशन, क्वालिटी कंट्रोल ये आपका एक कहीं क्वेश्चन आया हुआ है मेरे दिमाग में है, मैं डालूंगी इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी यहाँ पे बात की गई थी। यूनिवर्सिटीज का क्या रोल था, द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी एज रिपोजिटरीज, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज का जो रोल था वो क्या था, एज अ रिपोजिटरीज था, एज जनरेटर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, वो क्या करते थे, नॉलेज मतलब एक रिपोजिटरीज की तरह काम करते थे। द ऑब्लिगेशन टू इक्विप ग्रेजुएट so that they can obtain viable employment, the obligation to offer rational and timely criticism in areas of public policy and social economic life, the preservance of universities as a large and influential bodies in, देखो यहाँ पे ये बात की गई कि यूनिवर्सिटी एक रिपोजिटरी की तरह काम करेगा, नॉलेज जनरेटर की तरह काम करेगा, ठीक है, जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई। रोल की अगर बात करें,
यूनिवर्सिटी हैज एस्टैब्लिश्ड, डॉक्यूमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड क्वालिटी substances and quality enhancement measures for continuous improvement and effective development of curricula by implementing continuous reviews and internal audits. मतलब यूनिवर्सिटी ने कई मतलब जो यूनिवर्सिटीज से कंटिन्यूसली ऑडिट किया, जो भी करिकुलम थे उनको जो भी करिकुलम थे उनको रिव्यू करने की बात की गई, उनमें चेंजेस लाने की यहाँ पे बात की गई. यूनिवर्सिटी हैज इम्प्लीमेंटेड द प्लान अरेंजमेंट अलॉन्ग विद देयर कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्लान रिजल्ट. ठीक है, ISO सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे आया इज देयर इन द यूनिवर्सिटी एंड एज सच ISO रिव्यू ऑडिट इज ऑल्सो अंडरटेकन एवरी ईयर. ठीक है, एवरी IQAC. ठीक है, रिव्यूज आर ऑल्सो कंडक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ये सारी चीजें कहाँ पे आई थी आपकी NC रूल, यहाँ पे रूल किसका था, NCT का, इन करिकुलम डेवलपमेंट. ठीक, तो आज हमने पूरा ओवरऑल क्या देख लिया है. ठीक है, आज हमने यहाँ पे बात की है आपके फाउंडेशंस के बारे में बात कर ली, फिलोसफिकल बेस क्या था, सोशोलॉजिकल बेस क्या था, साइकोलॉजिकल बेस क्या था, बेंचमार्किंग के बारे में बात कर ली, नेशनल स्टैट्यूटरी जो बॉडीज हैं, ठीक है, उनका क्या रोल था आपका, ठीक है, करिकुलम को डेवलपमेंट करने में. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका यूनिट 5 का A सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 5 B, जो यूनिट 5 है उसका B सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें करिकुलम डिजाइन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे आपके करिकुलम डिजाइन के कई सारे मॉडल्स आते हैं. आपके CIPP मॉडल भी आता है वहाँ पे. ठीक है, कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल, ये सारे मॉडल्स वहाँ पे हम पढ़ेंगे. ठीक है, और तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, अगर वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, एंड अगर आप वीडियोस को देखते हो तो सेशन आपको कितना अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, जो भी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिख के मुझे बताइए कि हाँ ये आपको सेशन कैसा लगा. ठीक है, और लिंक टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, अगर आप चाहो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिल सकती हैं. ठीक है, उसके अलावा कुछ मैं पेपर 1 के नोट्स डालती रहती हूँ टाइम टू टाइम, वो भी आप देख पाओगे वहाँ पे. ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.